यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। सिलसिला जारी है मधुकर उपाध्याय जी से और उनसे उनकी पृष्ठभूमि, उनका संबंध अयोध्या फैज़ाबाद क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह ये है कि ये जो कथावाचक की परंपरा है तो इसमें दो धाराएं हैं। एक तो मथुरा से कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसमें राधा कृष्ण की कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में होता है, और दूसरा है राम भक्ति का। तो फैज़ाबाद, अयोध्या और उत्तर कौशल के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा नाम और आता है इसी कथावाचक में, जिसको कि कहा जाता है कथिक। तो कृपया उसके बारे में कुछ उल्लेख करें जिससे कि कुछ बुनियादी जानकारी हमारे दर्शकों को हो सके। देखिए, ये जो कथिक परंपरा है जी, ये हंडिया तहसील है इलाहाबाद प्रयागराज से बनारस के रास्ते के बीच में। ये हंडिया किस जिले में पड़ती है? प्रयागराज में ही। अच्छा, प्रयागराज में जी। तो और अवध का ही इलाका है वो। तो वहाँ से ये कथिक परिवार निकले जी, और ये इसलिए ज़्यादा अवध में प्रचलित हुए कि ये राम कथा सुनाया करते थे। उसके विशेषज्ञ, वो विशेषता थी। अच्छा, उनकी खूबी ये थी कि वो बैठकर कथावाचकों, उनकी कोई व्यासपीठ गद्दी नहीं होती थी। वो कहीं भी बैठे हों, खड़े हों, बीच बीच में बोलते बोलते भी खड़े हो जाते थे, नाचना शुरू कर देते थे, फिर आलाप भी लें, उनके साथ सब कुछ चलता रहता था। तो वो एक नृत्य का और गीत का एक संगम था, और ज़्यादातर गीत अवधि में थे। और ये एक व्यक्ति नहीं होता था, ये ग्रुप होता था जी। करने वाला एक प्रमुख होता था, बाकी उसके साथ होते थे। और जो कथिकों की पूरी समझिए उनकी वंश परंपरा जैसी है कि वो चली आ रही है एक अरसे से। वो उसको आप क्लासिकल फॉर्म में डांस नहीं कह सकते, उसको आप बहुत अच्छा साहित्य की, आप साहित्य की कसौटी पर कसना चाहें तो स्थानीय था वो, बिल्कुल जी। और उनका ये मानना था कि जो राम कथा है वो भले अवधि में रामचरितमानस गोसाई जी, तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन उसका उस अवधि का भी अवधि में अनुवाद होना चाहिए जी, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ। अवधि का अवधि में अनुवाद होना चाहिए। तो वही करते थे, वो सरल अवधि में वो बताते थे, क्योंकि उनके जो सुनने वाले थे वो गांव वाले थे जी, स्थानीय लोग थे। तो वो एक अद्भुत सी एक परंपरा चली आती थी, और इन लोगों का, इनका काम चल जाता था इसलिए कि तो ये एक जगह रहते थे या घूमते रहते थे। गांव था इनका जी। तो उसमें से कुछ तो जो अभी वर्तमान अयोध्या है वहीं आके बस गए थे जी। और इन लोगों का सबका काम इसलिए चलता था कि जो शादी विवाह हो या कोई और अन्य आयोजन हो, यज्ञोपवीत हो, किसी के घर कोई और बुलाना चाहता हो, तो लोग इनको बुलाते थे, और इनके साल भर का राशन, इनका खाना पीना, अनाज इनको मिल जाता था। रुपए पैसे जो मिलते होंगे, जीविका का मतलब कोई समस्या नहीं थी इनको जी। और बहुत इज्जत थी कि सम्मान से देखे जाते थे कि आप मतलब राम कथा ही सुना रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे। तो ये जब लोगों ने विवाह में, उस ज़माने में 4-5 दिन बारात टिकती थी, तो कथिक भी साथ में जाया करते थे और वहाँ कथा सुनाते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव में गए, वहाँ कथा सुनाई, फिर पता लगा उन लोगों ने भी बुलाया, तो ये चलता ही रहता था साल भर इनकी कथा कहीं ना कहीं। तो इनको कथिक कहते थे। अच्छा, ये कथिक कहे जाते थे। और ये बहुत पहले जब अवध की जागीर बनी, सूबा बना अवध, उसके पहले से चला आ रहा था।
चूँकि आपका उद्गम उस स्थान से है जहाँ की बात हो रही है, तो ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें आपने प्रत्यक्ष किस रूप में देखा? मैं एक हाँ। विवाह का किस्सा मुझे याद है। मेरे ताऊ के बड़े लड़के की शादी थी और उसमें एक कथिक निमंत्रित थे, बुलाए गए थे, और वो कल्लू कथिक थे। अच्छा। तो कल्लू कथिक को तो मैंने स्वयं गाते, देखा है, नाचते, बोलते, प्रत्यक्षदर्शी। हाँ देखा है। कल्लू कथिक के यहाँ मैंने बाद में ढूंढने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उनके परिवार में तो कोई अब नहीं गाता है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में 2 लड़के हैं जो उस परंपरा में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी तरह उनको रिकग्निशन मिले और वो यूट्यूब पर या रील बनाकर या किसी तरह कथिक परंपरा को जीवित करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये, जैसे आपने बताया कल्लू कथिक का और कथिक परंपरा में, तो आपने कहा, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इनका जो परफॉर्मेंस होता था तो वो गद्य, पद्य और नृत्य तीनों था उसमें। हाँ हाँ। अच्छा। और यदि देखा जाए तो उर्दू में एक सिलसिला है दास्तान गोई का, तो क्या आप समझते हैं कि इनका भी कोई आपस में नहीं, किसी तरह ये कथिकों से प्रभाव वहाँ पड़ा हो, असर हो भी सकता है, क्योंकि कथिकों से ज़्यादा जी एक अवध में एक और परंपरा चलती जिसको लंतरानी कहते हैं। लंतरानी। हाँ। अच्छा। मतलब ऐसी बात जिसका कोई न सिर है न पैर है। अच्छा। लेकिन आप इंटरेस्टिंग इतना है जी कि अगर आप सुनना शुरू कर दें लंतरानी, खड़े हो जाए 4 लोग लंतरानी कर रहे हैं, तो जो आपने कहा कि जिसका ना अंत है हाँ, ना शुरुआत है, हाँ, तो ये कोई वो तो नहीं जिसको कि बाद में कहा गया चंडूल खाने की बातें हैं? वो आप कह ले उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, लेकिन लंतरानी एक मतलब इस्टेब्लिश्ड परंपरा थी। अच्छा। हाँ, और ये अवध की परंपरा है जो सरयू नदी के किनारे होती थी। जी। बाद में तो घरों के बाहर चौपाल में कहीं भी लंतरानी 4 लोग बैठे हो अपना कुछ बात कर रहे हैं। किस विषय पर बात होती थी लगभग? वो भी धर्म पर, साहित्य पर, या समाज के ऊपर? क्या मतलब उनका क्या कवर किया जाता था? बातचीत का विषय क्या होता था? अब देखिए, वो कोई एक बात जो दिन में किसी ने सुन ली है या आके उसने बताया कि ऐसा हुआ, अब उस पूरी बात में से कोई एक शब्द पकड़ लिया और उस शब्द पर वो आगे उन्होंने कहा। अब वो बात जो थी वो तो रह गई, वो दूसरी चीज आगे चली। हाँ, अब उस दूसरे वाले की बात में से कोई एक शब्द पकड़ के तीसरे ने कुछ कह दिया, तो कहीं से शुरू होके कहीं चली जाती थी वो। जी। मतलब इलॉजिकल होना, अगर आप किसी चीज को देखते हैं और इलॉजिकल होने के बाद भी रुचिकर बना रहना रोचक होता था। हाँ, इतना इंटरेस्टिंग, इतना फ्लो उसमें आता था। तो इसमें ज्यादातर लोग केवल सुनते थे या वो भाग भी लेते थे? नहीं, भाग लेने वाले 2-3 ही होते थे, 4 होते थे। जी। और वो नदी के किनारे घाट पर आके उनका जमावड़ा लगता था। जी। लेकिन सुनने वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। जी। मतलब हालत ये होती थी, मैं तो 1-2 बार सरयू के किनारे मैंने लंतरानी सुनी है और हाल तक चलती थी कि लोग घर से लालटेन, अंधेरा हो गया, पता लगा लालटेन लेकर, रोशनी में दिख ही दे रहा है कि कौन बोल रहा है, तो लालटेन ला के रख दी। फिर कोई लाइट वाइट का उस तरह बंदोबस्त नहीं था। मैं 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब अयोध्या में उस तरह से रोशनी और वो अयोध्या नहीं थी जो आज है। तो आप ये बहुत ही रोचक बात है, दिलचस्प, कि स्थानीय स्तर पर इस तरह से एक सामूहिक, जिसमें लोगों का जुड़ाव हो, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और ये हो, तो ये एक बहुत ही कहा जाए तो समृद्ध परंपरा थी और जो कि हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी। तो देखते रहिए, ये बातचीत हमारी चल रही है।